हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रहेंगे, जीवन में खूब साल रंग खूब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर सेट 24 लेकर के आए हैं, जो कि एक बेहतरीन क्या है एक्सप्लेनेशन के साथ होगा और बहुत ही मजा आने वाली क्लास होंगी। चलिए क्वेट्स के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर वक्त जीतने का जज्बा होनी चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदलता है। तो मेरे भाई इसी क्वेट्स इन्हीं बातों के अनुसार साथ हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हर वक्त जीत का जज्बा होना चाहिए। आप अगर अभी तक नहीं भी जीते हैं तब भी क्या कीजिए, अपने जज्बा को कायम रखिए और जीत सकते हैं आप, क्योंकि हमारा किस्मत बदले ना बदले समय तो क्या हुआ हमेशा बदलेगा। ठीक है, तो हमेशा जीत के जज्बा के साथ काम करते रहिए, आप खूब आगे बढ़ते रहिए। चलिए एक बार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं। ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3। इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखते क्या है। तो मेरे भाई एक वयस्क मानव के पास इसका सही उत्तर होना चाहिए 4। क्यों भाई, क्योंकि इसका सही उत्तर इसलिए 4 होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पर एनिमेशन हो गया है 2 पर, क्योंकि एक जबड़ा में 2 होता है और दोनों जबड़ा में कितने कैनाइन दांत होते हैं, तो दोनों जबड़ा मिला के 4 कैनाइन दांत होते हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के पास दोनों जबड़े में 4 कैनाइन दांत होते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ये जो देख रहे हैं आप भाई, कैनाइन इंसिसर है। ये क्या है, कैनाइन है। एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन इधर, निचला जबड़ा है, एक जबड़ा ऊपर भी होता है, तो उसमें भी सेम टू सेम यही चीज होती है। ठीक है भाई, तो दो यहाँ पर कैनाइन हो गया और दो ऊपर वाला कैनाइन है, यानी कि 4 कैनाइन दांत। मोलर 3 होता है, 3 3 इधर 6, और उसके बाद ऊपर में भी 6, यानी कि 12 होता है। प्री मोलर कितने होते हैं, तो मेरे भाई प्री मोलर इधर दो यानी कि 4, ऊपर में भी क्या होगा 4, यानी कि 8 होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं, इधर 4 ऊपर में भी 4, यानी कि वो भी क्या होता है 8 होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के दांत मनुष्य में दोनों जबड़े में 16 16 अर्थात कुल 32 दांत होती है। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक, 2 रग्नक, 4 अग्र चवर्णक और 6 चवर्णक दांत होते हैं, यानी कि ये सब होते हैं। भाई यह 2 1 2 और 3 लिखा है, उसका दुगना हम कर दिए। ठीक है, दुगना दुगना होता है कि नहीं। चलिए, दांत के ऊपरी परत मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जो दांत का ऊपरी परत क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। इनेमल क्या किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये इनेमल जो होता है ना, सबसे शरीर का क्या होता है, सबसे मजबूत चीज होता है, मजबूत हड्डी होता है। ठीक है, कठोर पदार्थ होता है कि नहीं भाई। दांत का संरचना आप बहुत बेहतरीन ढंग से जान गए होंगे। चलिए दांत के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें आप जान गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन एक है आपके पास, ऑप्शन एक है आपके पास केटी का बंदरगाह, ऑप्शन 2 ग्वादर का बंदरगाह, ऑप्शन 3 कराची बंदरगाह, ऑप्शन 4 कासिम का बंदरगाह। तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है, जल्दी से बताना भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, क्या बताइए तो जल्दी से। कराची बंदरगाह, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कराची बंदरगाह। आइए हम जानते हैं कराची बंदरगाह और पाकिस्तान के बारे में कुछ तथ्य। चलिए भाई, मजा आ रहा है क्लास में तो जल्दी जल्दी हैंड्सअप करेंगे और जीवन में जीसा लेते रहेंगे। ठीक है, चलिए कराची बंदरगाह के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है कहाँ का है, कराची बंदरगाह का है। ये जो मैप दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का है, लेकिन ये जो हिस्सा है हमारा अपना हिस्सा होने वाला है कुछ दिन के बाद। धीरे धीरे हम पूरे पाकिस्तान को अपने हिस्से में शामिल करने वाले हैं। ठीक है, कराची का बंदरगाह दक्षिण एशिया के सबसे बड़े या सबसे व्यस्त गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक है, जो कराची पाकिस्तान में स्थित है, जो लगभग 60% माल यानी 25 मिलियन टन प्रति वर्ष को संभालता है। ठीक है,
बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति इसे प्रमुख शिपिंग मार्गों जैसे होर्मुज के जल मरुमध्य के करीब रखती है। बंदरगाह का प्रशासन कराची पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसे 1857 में स्थापित किया गया था। तो मेरे भाई कराची के बारे में आप इतना तथ्य जान गए। अब हम जानते हैं थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में तथ्य। देखिए, पाकिस्तान में सरकार किस प्रकार की है? संघीय संसदीय संवैधानिक गणतंत्र है वहां पर, ठीक है। वहां के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? तो इमरान खान है। सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद। विधायिका वहां का उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन सीनेट कहलाता है। निचला सदन क्या कहलाता है? नेशनल असेंबली कहलाता है। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। भाई मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है तो भाई भारत माता की जय। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो मेरे भाई शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? ऑप्शन आप सही पढ़ लिए होंगे, तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। पक्षियों में बसंत के समय अति सक्रियता की स्थिति। ऑप्शन 2, बारिश के मौसम में खुद बचाने के लिए पक्षियों द्वारा निवास स्थान का निर्माण। ऑप्शन 3, उन जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। ऑप्शन 4, जानवरों में सर्दियों के लिए गर्मी के मौसम में खाद्य संरक्षण की आदत। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। आइए हम जानते हैं शीत निद्रा के बारे में कुछ और बातें। शीत निद्रा, जिसे हम इंग्लिश में हाइबरनेशन कहते हैं, जो एक न्यूनतम गतिविधि या चयापचय अवसाद की स्थिति है। तो पहले लाइन से आपको मालूम चल गया इसका सही उत्तर क्या होगा। हाइब्रिनेशन एक मौसमी हेटेरोथर्मी है जो कम शरीर तापमान, धीमी श्वास, हृदय गति और कम चयापचय की दर को विशेषता है। यह ज्यादातर सर्दियों के महीने में होता है। यानी कि शीत निद्रा किस टाइम होती है? तो सर्दियों के समय में होती है, ठीक है भाई। तो जानवरों से संबंधित है, चयापचय गतिविधि की स्थिति है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, जानकू जीवन के उत्सव रूप में मनाई जाने वाली इस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रीलंका। ऑप्शन 2 नेपाल। ऑप्शन 3 भूटान। ऑप्शन 4 पाकिस्तान। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जानकू जीवन के उत्सव में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। तो मेरे भाई आइए हम जानते हैं नेपाल के बारे में कुछ तथ्य। उससे पहले हम जानते हैं जानकू उत्सव होता क्या है। जानकू एक उत्सव है जब नेवारी समुदाय का कोई पुरुष या महिला 77 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद जब वह 106 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है, तो उसके जीवन काल में 5 जानकुओं का प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि 77 वर्ष के बाद 106 वर्ष से पहले तक के जो 5 जो जानकू जीवन काल में जो 5 उत्सव मनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जानकू कहेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं किसका मैप है? किसका मैप है भाई? नेपाल का मैप है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो मेरे भाई इसे 1 प्रांत, 2 प्रांत, 3 प्रांत, 4 प्रांत, 5 प्रांत, 6 प्रांत, 7 प्रांत में, यानी कि नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है, ठीक है। नेपाल 3 साइड से भारत से घिरा है, एक उत्तर में सिर्फ किससे घिरा है? उत्तर में घिरा है चीन से, बाकी किधर से घिरा है? भारत से घिरा है। यानी कि पश्चिम में, दक्षिण में, पूरब में किससे घिरा है? भारत से घिरा है, ठीक है। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर काठमांडू, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, ठीक है। यह नेपाल यूएन, सार्क, बिम्स्टेक का सदस्य है, ठीक है। सरकार यहाँ की संघीय संसदीय गणतंत्र है। इसकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जी हैं। प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जी हैं। इसके हाउस स्पीकर अग्नि प्रसाद स्फोटा। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा। आप साथ साथ मेरे साथ पढ़ते चलेंगे भाई, मेरे साथ क्या करते रहेंगे? पढ़ते चलेंगे। विधानमंडल है यहाँ के संघीय संसद, उसका ऊपरी सदन का नाम नेशनल असेंबली, निचली सदन का नाम लोकसभा है। नेपाल का मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल 28 मई 2008 को गणतंत्र घोषित किया गया था। यानी नेपाल को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 28 मई 2008 को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन
5 रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिवस को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 14 जून 1921, 6 अप्रैल 1919, 2 फरवरी 1913, 8 मई 1920। तो मेरे भाई इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई इसमें सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1919। आइए हम जानते हैं कुछ तथ्य इसके रॉलेट एक्ट के बारे में, कुछ बातें। देखिए, रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ है, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया, जिसे हम राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन क्या प्रारंभ किए थे। तो मेरे भाई रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया, जिसे हम राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे? 6 पे। भाई क्लास में मजे हो, क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी जल्दी हैंड्स अप, हाउस द जोश ब्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन 1 बाबा आमटे, ऑप्शन 2 आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन 3 वर्गीज कुरियन, ऑप्शन 4 रवीश कुमार। तो मेरे भाई सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आचार्य विनोबा भावे। आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ तथ्य। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, भारत का डाक टिकट है, जो आचार्य विनोबा भावे के नाम से उनके फोटो से जारी किया गया है। इनका पूरा नाम विनायक नरहरि विनोबा भावे था, यानी कि विनायक नरहरि विनोबा भावे इनका क्या था? पूरा नाम था, जिनका जन्म 11 सितंबर 1895 या मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1982 को हुई। वे अहिंसा और मानवाधिकारों को एक भारतीय पैरोकार थे। अक्सर आचार्य को हम संस्कृत में शिक्षक के लिए हम संस्कृत में आचार्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। उन्हें भूदान आंदोलन के जाना जाता है, यानी कि विनोबा भावे क्यों किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो मेरे भाई भूदान आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भूदान आंदोलन किस के भूदान आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित है? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? भूदान आंदोलन से संबंधित आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी कि उन्हें भारत का राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक थे। उनके द्वारा गीता का मराठी भाषा में अनुवाद भी किया गया है, यानी कि आचार्य विनोबा भावे गीता का किस भाषा में अनुवाद किए हैं? तो आपका उत्तर क्या देना चाहिए? मराठी भाषा, जिसका नाम है गीताई, यानी कि माँ गीता। भूदान आंदोलन के लिए किन्हें जाना जाता है? आचार्य विनोबा भावे। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत में सबसे पहले कब मिला? 1558 में मिला। ऑनर्स में भारत, यानी कि इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान 1983 में दिया गया मरणोपरांत। चलिए आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझेंगे, इसमें कुछ 2-3 आपको क्वेश्चन भी बन गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भाई मजे में हो? भाई मजे में हो ना? अगर मजे में हो तो जल्दी से एक बार जय हिंद, हैंड्स अप। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 गोलार्ध, ऑप्शन 2 ध्रुव, ऑप्शन 3 अक्षांश, ऑप्शन 4 देशांतर। मेरे भाई आपके पास इतना टाइम रहता है कि आपको अगर मालूम है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते थे, ठीक है। इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। गोलार्ध, ध्रुव, अक्षांश, देशांतर। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षांश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षांश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षांश। आइए हम जानते हैं अक्षांश और देशांतर, ध्रुव और गोलार्ध के बारे में कुछ तथ्य। ये जो हमारा मैप जो दिखाई दे रहा है ग्लोब टाइप का, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है कि नहीं भाई? ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, जो नच रहा है अपने अक्ष पे।
ठीक है, ये देखिए ये क्या कहलाता है, लैटिट्यूड। इस टाइप का जो रेखा है क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड। और इस टाइप का जो रेखा है क्या कहलाएगा, लैंगिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कहलाता है, क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान के कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के अक्ष पर जो 0 डिग्री है ना भाई, ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री ये वाला, ये क्या कहलाएगा, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। क्या कहलाता है भाई, विषुवत रेखा कहलाता है। अक्षांश पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी का अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये देखिए है कि नहीं, अक्षांशीय विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची हुई मानी जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 1 से 11 किलोमीटर की दूरी होती है। यानी कि अगर कोई अक्षांश रेखा हो गया, ये तो इक्वेटर हो गया, ये क्या है, विषुवत रेखा है कि नहीं भाई। लेकिन अगर दो अक्षांश रेखा के बीच आपसे पूछे कितनी दूरी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई दो अक्षांश रेखा के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब आइए जानते हैं हम देशांतर के बारे में। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या साउथ पोल। अगर इस दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या करेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिससे कि हमारा समय पूरे अंतरराष्ट्रीय समय ग्रीनविच से ही ज्ञात किया जाता है। चलिए, ग्रीनविच के अनुसार ही बनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है। ऑप्शन 1 अंडा, ऑप्शन 2 पयूपा, ऑप्शन 3 वयस्क, ऑप्शन 4 larva। तो मेरे भाई इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पयूपा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पयूपा। ठीक है, आइए हम जानते हैं फिगर के माध्यम से इसे कैसे कैसे पयूपा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई तितली पहले क्या देगी, अंडा देगी, उसके बाद वह क्या बन जाएगा, लार्वा बनेगा, उसके बाद वह पयूपा बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, अडल्ट बटरफ्लाई यानी कि वयस्क बन जाएगा। चलिए, तो मेरे भाई तितली निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है, तब पयूपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, सॉरी 9 पे चलते हैं, 9 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड का अर्थ क्या है। आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 है भाई अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए पुनर्विक्रय के लिए उद्योगों के बीच में बेचा जाने वाला सामान। ऑप्शन 2 उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले परिवहन में माल। ऑप्शन 3 बिना जीएसटी के माल की कीमत। ऑप्शन 4 निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति। तो मेरे भाई आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए पुनर्विक्रय के लिए उद्योग के बीच में बेचा जाने वाला सामान। यानी कि आर्थिक दृष्टि से इंटरमीडिएट गुड का अर्थ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 है भाई आपके पास 350, सॉरी मैंने ऑप्शन ही सही बना दिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 350। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 350 है। आइए हम जानते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ तथ्य। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के संसद का फोटो है। ठीक है, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है इसके बगल का, ये क्या है, बांग्लादेश का झंडा है, ये बांग्लादेश की मैप है। ठीक है, बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ क्या है, देश है तीनों साइड से। ठीक है भाई, चलिए आइए हम जानते हैं बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की संसद के बारे में कुछ बातें। बांग्लादेश
का संसद, जिसे हम जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद भवन के नाम से भी जानते हैं, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेर बंगला नगर में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी शहर और राजधानी ढाका है, जिसकी राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा बंगाली है। क्षेत्रीय भाषा यहाँ की चटगांव, रंगपुरी, सिलहेती, चकमा है। राष्ट्रपति जी हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी। विधानमंडल यहाँ का जातीय संसद कहलाता है। ठीक है। पाकिस्तान से आजादी की घोषणा वहाँ हुई थी 26 मार्च 1971 को। वर्तमान संविधान 16 दिसंबर 1972 से वहाँ क्या है, लागू है। तो मेरे भाई बांग्लादेश के बारे में आप इतनी बातें जान गए होंगे। एक बात और जान लीजिए कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो टाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का उत्तर हम पहले ही बता चुके हैं। जल्दी से बताइए कितने प्रांतों में बांटा गया है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7 प्रांतों में। आइए हम उसका 7 प्रांतों का आपको फोटो दिखाते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, पहला प्रांत, यदि पहला प्रांत है नेपाल का। ये क्या है? दूसरा है। ये क्या है भाई? तीसरा है। ये क्या है? चौथा प्रांत है। ये क्या है? 5वां प्रांत है। ये 6ठा है। ये क्या है? 7वां। तो नेपाल को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो 7 प्रांतों में बांटा गया है। ये जो आपको झंडा दिखाई देता है, नेपाल का झंडा। चलिए निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो मेरे भाई निम्नलिखित में से किस राजा को माना जाता है? ऑप्शन 1 है राणा बहादुर शाह, ऑप्शन 2 त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, ऑप्शन 3 पृथ्वी नारायण शाह, ऑप्शन 4 महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी नारायण शाह। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। महाराजा धीराज पृथ्वी नारायण शाह 1723 से 1775 गोरखा साम्राज्य के अंतिम शासक और नेपाल साम्राज्य के पहले सम्राट थे। ठीक है भाई। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण की शुरुआत की थी। यानी कि पृथ्वी नारायण शाह के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप जाने हैं। 1723 में उनका जन्म हुआ, 1775 में क्या मृत्यु हो गई। लेकिन ज्यादा नहीं जान पाएंगे क्योंकि इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला नहीं हमको, इसलिए हम आपको इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एसएससी है भाई, हमको यूपीएससी तो देना नहीं। पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो मेरे भाई पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 है आपके पास क्रिकेट, ऑप्शन 2 टेबल टेनिस, ऑप्शन 3 गोल्फ, ऑप्शन 4 फुटबॉल। इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ में। पुट खेल का उपयोग गोल्फ में किया जाता है। पुट खेल का उपयोग किस में किया जाता है? गोल्फ में किया जाता है। आइए हम जानते हैं गोल्फ के बारे में कुछ तथ्य। ये जो चिच्चा खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? गोल्फ खेल रहे हैं। जो कि एक हॉकी स्टिक टाइप के स्टिक से बॉल को मार रहे हैं, जो बॉल उड़ करके कहाँ जाएगा? बहुत दूर जा रहा है। ठीक है। गोल्फ का उद्गम 15वीं शताब्दी के दौरान स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर हुआ। इस खेल में खिलाड़ी 2, 3 या 4 समूह में खेलते हैं। यह खेल 2 प्रकार से खेला जाता है। पहला मैच प्ले, दूसरा प्ले स्ट्रोक प्ले, गोल्फ स्ट्रोक प्ले। ठीक है। गोल्फ से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावली को भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि प्रमुख शब्दावली में से एक क्वेश्चन यहाँ तक आ गया, पुट शब्द का उपयोग किस खेल के लिए किया जाता है? आपसे प्रमुख शब्दावली के अनुसार होल, पार, हैंडीकैप, बंकर, फ्लैग स्टिक, बोगी, टी, पुट हॉल, आयरन इत्यादि भी पूछ सकता है। यानी कि आपको गोल्फ से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावली भी आपको याद होनी चाहिए। तो कौन कौन सा प्रमुख शब्दावली? होल, पार, हैंडीकैप, बंकर, फ्लैग स्टिक, बोगी, टी, पुट हॉल, आयरन इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? ऑप्शन 1 साइप्रस बीन,
ऑप्शन 2 बीनस फ्लाइट रेप, ऑप्शन 3 एमिलिस, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीनस फ्लाइट रैप। आइए हम जानते हैं बीनस फ्लाइट रैप के बारे में कुछ तथ्य। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है क्या है? बीनस फ्लाइट रैप का पत्ता उत्ता का फोटो है, ठीक है। चलिए, बीनस फ्लाइट्रैप एक मांसाहारी पौधा है जो उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि में पाया जाता है। यानी कि बीनस फ्लाइट्रैप कहाँ पाया जाता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय के आर्द्रभूमि में पाया जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर है। यह अपने शिकार को पकड़ता है, मुख्य रूप से कीड़े और अर्चिड पौधे के पत्तियों में से प्रत्येक के टर्मिनल भाग द्वारा बनाई गई एक फंसाने वाली संरचना के साथ। ये जो क्या है फंसाने वाली संरचना, इसी से क्या पकड़ लेता है? कीड़ा को पकड़ लेता है। जो उनकी आंतरिक सतह पर छोटे बालों, ट्रिगर हेयर या सेंसिटिव हेयर जिसे कहा जाता है द्वारा किया जाता है। यानी कि इसी सब के द्वारा उसे कीड़ा सब क्या पकड़ लिया जाता है? इसी बालों के द्वारा उस कीड़ा को क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है। आप पकड़ के क्या जाता है? खा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, 15 पे चलते हैं मेरे भाई। फिर पाकिस्तान की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 15, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ऑप्शन 1 सिंधी, ऑप्शन 2 बलूच, ऑप्शन 3 पश्तून, ऑप्शन 4 बुढ़ाई। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बजरी नृत्य किससे संबंधित है पाकिस्तान में? तब पश्तून से। किससे? पश्तून जनजाति से। आइए हम जानते हैं पश्तून के बारे में कुछ तथ्य। पश्तून जनजाति जिसे हम ऐतिहासिक रूप से अफगान जनजाति के रूप में भी जानते हैं, जो पश्तून लोगों की जनजातियां है, जो एक बड़ा पूर्वी ईरानी जातीय समूह है जो पश्तो भाषा को उपयोग करते हैं, पश्तून वाली आचार संहिता का पालन करते हैं। वे मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी समाज का निर्माण करते हैं, जिसमें 49 मिलियन से अधिक लोग और 350 से 400 कबीले शामिल हुए। वे परंपरागत रूप से 4 आदिवासी संघों में विभाजित है: सरवानी, बेट्टानी, घरघाष्टी और करलान। तो मेरे भाई पश्तून जनजाति के बारे में आप इतनी बातें जान गए होंगे, तो क्वेश्चन को क्या करें? आगे बढ़ाएं भाई। तो मजे में है ना आप लोग? बताइए मजे में है कि नहीं है? जीसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। चलिए, 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 तुर्की, ऑप्शन 2 मिस्र, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 इराक। तो मेरे भाई खिलाफत आंदोलन किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। किससे भाई? तुर्की। आइए हम जानते हैं तुर्की के बारे में कुछ तथ्य, खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ तथ्य। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में पहले हम बता चुके हैं कि किसके खिलाफ? तुर्की के अन्याय के विरुद्ध, यानी कि तुर्की में जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ क्या खिलाफत आंदोलन किया गया था। ये आपको तुर्की का आपको क्या दिखाई दे रहा है? झंडा दिखाई दे रहा है, तुर्की का झंडा। ये तुर्की का मैप है मेरे भाई। तुर्की तुर्की आधिकारिक तौर पर तुर्की गणराज्य पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला एक देश है। यह उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, पूर्व में आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान के साथ यह सीमा साझा करता है। दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में सीरिया और भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन सागर से यह क्या करता है? सीमा लगता है। जिसका सबसे बड़ी शहर इस्तांबुल है, जो वित्तीय केंद्र है और अंकारा इसकी राजधानी है। तुर्क देश की आबादी का सबसे विशाल बहुमत बनाते हैं और कुर्द सबसे बड़ी अल्पसंख्यक है। जैसे भारत में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कौन है? तो मुस्लिम है। कैपिटल यहाँ की राजधानी क्या है? अंकारा है। इसका सब लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज तर्किश है। इसकी सरकार एकात्मक राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र है। इसके राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्डोगान है। उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट फुअट ओक्टयू है। इसकी मुद्रा तुर्की लीरा है। तो मेरे भाई आप लोग आज तुर्की के बारे में भी बहुत सारी तथ्य जान गए होंगे। इसी तरीका से पढ़ते रहेंगे तो हम धीरे धीरे सभी देश के बारे में किसी न किसी दिन जान जाएंगे।
है कि नहीं भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑप्शन 4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन 3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन 4 इथेनॉल। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। आइए आज हम चारों ऑप्शंस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। तो इसका सही उत्तर सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। आइए हम इसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर क्या है, कलरलेस गंधलेस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फिगर है। ये 3D जो डायग्राम है किसका है, अरे सल्फ्यूरिक एसिड का है। सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जिसे विट्रियल के तेल के रूप में जाना जाता है, जिसका आणविक सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 के साथ सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों से बना एक खनिज एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन कौन से तत्वों से बना है, सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, यह एक रंगहीन गंधहीन और चिपचिपा तरल है जो सभी सांद्रता में पानी के साथ विलयशील है। अब हम जानते हैं इथेनॉल के बारे में कुछ बातें। इथेनॉल एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। यह एक साधारण अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H6O होता है। इथेनॉल एक अस्थिर ज्वलनशील रंगहीन तरल है जिसमें थोड़ी सी विशिष्ट गंध होती है। यह एक मनोसक्रिय दवा, मनोरंजक दवा और मादक पेय में सक्रिय संगठक है। तो मेरे भाई आप ध्यान से पढ़िए इथेनॉल क्या है। इथेनॉल के बारे में आप मेरे साथ खुद पढ़ते रहिएगा, खुद याद करते भी रहिएगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हम बोल रहे सुन रहे हैं, आप मेरे साथ सुनिए, बोलिए और अपने आप को क्या कीजिए, पढ़िए। इस बुक आपके सामने क्योंकि लिखा हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी हम कुछ बातें जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका IUPAC नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा या सोडा के बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, NaSCO3 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है कि नहीं भाई। चलिए एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में भी हम कुछ बातें जानते हैं, जिसका IUPAC नाम होता है इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH2OH पूरा में 2 के साथ एक कार्बनिक यौगिक है। यह मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला उद्देश्य पॉलिएस्टर फाइबर के निर्माण के कच्चे माल के रूप में, दूसरा उद्देश्य एंटीफिश फार्मूले के उपयोग में। यह एक गंधहीन रंगहीन मीठा स्वाद चिपचिपा तरल है कि नहीं भाई। यह भी रंगहीन और गंधहीन है, मीठा स्वाद वाला है, चिपचिपा तरल है। कौन सा, इथिलीन ग्लाइकोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से चल के 18 पे चलते हैं भाई हम लोग। तो मेरे भाई आज की क्लास में आपको ज्यादा मजा आ रही होगी। देखिए आप पिछले क्वेश्चन में चारों के चारों ऑप्शन के बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंगे वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 1972। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1972। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1972। आइए हम जानते हैं अरे सकल प्रसन्नता सूचकांक सिंगे वांगचुक के द्वारा कब और कैसे गठित किया गया। चलिए, सकल राष्ट्रीय खुशी यानी कि सकल प्रसन्नता सूचकांक वाक्यांश पहली बार भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, 1972 में जब उन्होंने घोषणा की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय खुशहाली अधिक महत्वपूर्ण है कि नहीं भाई। अब आपसे पूछेगा कि सकल प्रसन्नता सूचकांक यानी कि सकल खुशहाली, राष्ट्रीय खुशहाली क्यों अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लोगों की पारंपरिक क्षेत्र भी शामिल है, जैसे सामाजिक आर्थिक चिंताओं जैसे जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति, सामान्य जन की भलाई के लिए पारंपरिक पहलू। यानी कि जो मेरा क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है, उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, अधिक खुशहाली, मेरा देश कितना खुशहाल है ये होना चाहिए। क्योंकि यहाँ अगर हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सांस्कृतिक समायोजन, ठीक है, ये सब इत्यादि बहुत अच्छी हो तो हमारा देश क्या होगा, खुशहाल होगा, है कि नहीं भाई। ये जो हमारा मैप दिखाई दे रहा है अपना पड़ोसी देश किसका, भूटान का मैप है, क्या है, कहाँ चले गए भाई, हाँ अपना पड़ोसी देश भूटान का मैप है। ये भूटान का झंडा है। ये भूटान हम लोग से 3 साइड से घिरा है और उत्तर में चाइना से घिरा है। ठीक है, इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर थिम्पू है। इसकी आधिकारिक भाषा जोंगका है। सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है।
यदि वहाँ के राजा को ड्रग ग्लाइको जिसे जिग्मे से खेसर नागेमल बांगचू कहते हैं वहाँ के यदि प्रधानमंत्री लोटे सेरिंग जी हैं। विधायक वहाँ का विधायिका वहाँ के संसद है जिसका उच्च सदन राष्ट्रीय परिषद और निचला सदन नेशनल असेंबली कहलाता है। वहाँ का मुद्रा निगुल ट्रम है। चलिए भाई, आप आज भूटान पाकिस्तान के बारे में भी कुछ तथ्य जान चुके हैं, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश के बारे में भी कुछ बातें जाने, 3 देश के बारे में आज हम लोग अपने पड़ोसी देश के बारे में कुछ बातें जाने। अटल टिंकरिंग लैब निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय आयुष मिशन, ऑप्शन 2 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड, ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 4 नीति आयोग। अटल टिंकरिंग लैब निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यानी कि जो नीति आयोग है ना, पब्लिकों के लिए यानी कि लोगों के लिए जो नीतियां बनती है, जो योजनाएं बनती है, उसका थिंक टैंक है भारत सरकार का। ठीक है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को 6 वर्ष पहले किया गया। इसकी हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली। इसके प्रीसीडिंग यानी कि इससे पहले वाले कमीशन का नाम क्या है? आयोग का नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। इसका एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी कि एजेंसी के हेड चेयरपर्सन क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत यानी कि जो IAS है वो क्या है? नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ATL यानी कि अटल टिंकरिंग लैब के बारे में कुछ तथ्य। ATL भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव, नवाचार, रचनात्मक एवं वातावरण बनाने के लिए भारत की केंद्र सरकार का एक दृष्टिकोण है। यह एक नए भारत की ओर एक कदम है। पिछले कुछ दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। आज वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में हैंड्स ऑन मेथोडोलॉजी को विकसित करने के लिए इस दृष्टिकोण के साथ हमने समय की आवश्यकता को हल किया है। ATL लैब छात्रों को 21वीं सदी के आवश्यक कौशल सिखाएगी, जो उन्हें अपने पेशेवर और व्यक्तिगत कौशल के विकसित करने में मदद करेगी। कुशल भारत की समय की मांग है और इस सपने को हर कदम पर स्वागत किया जाना चाहिए। बेहतर भारत के लिए हमें मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। देखो भाई, ATL टिंकरिंग लैब के बारे में हम लोग बहुत बताए, हम लोग को किस दिशा में काम करना चाहिए भी हम आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 13 जनवरी 1912, ऑप्शन 2 26 अगस्त 1910, ऑप्शन 3 2 फरवरी 1913, ऑप्शन 4 15 मई 1907। तो मेरे भाई, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को हुआ था। आइए हम जानते हैं मदर टेरेसा जी के बारे में कुछ बातें। देखिए, मदर टेरेसा जिनका पूरा नाम मदर मैरी टेरेसा बोझाईझियू था। ठीक है, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 को ही, इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1957 को हो गई। वे कैथोलिक चर्च में कोलकाता के सेंट टेरेसा के रूप में सम्मानित थी, यानी कि उनके उस रूप में जाना जाता था, जो एक अल्बेनियाई भारतीय थी। रोमन कैथोलिक नन और मिशनरी से वे संबंधित थी। उनका जन्म एस्कप्जो जो अब उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी है उसमें हुआ था, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य के कोसावो विलायत का हिस्सा था। 18 साल तक एस्कप्जे में रहने के बाद वह आयरलैंड चली गई और फिर भारत चली आई। यहाँ उन्होंने अपना अधिकांश जीवन क्या किया? व्यतीत किया। 1950 में टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। एक रोमन कैथोलिक धार्मिक कलीसिया जिसमें 4500 से अधिक नन थी और 2012 में 133 देशों में सक्रिय थी, इसकी स्थापना की।
टेरेसा को 1962 में रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले। उन्हें 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि भी दी गई। तो मेरे भाई मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त 1910। उन्हें रोमन मैग्सेसे पुरस्कार का शांति का पुरस्कार कब दिया गया? 1979, है कि नहीं भाई? और उन्हें 1962 में दिया गया रोमन मैग्सेसे, और नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया, उनके जीवन में ही, ठीक है, जीवन काल में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आज 4 सितंबर 2016 को उन्हें संत की उपाधि भी दी गई। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन 1 राजकोट, ऑप्शन 2 मेरठ, ऑप्शन 3 बरेली, ऑप्शन 4 चंपारण। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई मेरठ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरठ। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। सिपाही विद्रोह, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं, उसका कारण था गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस, जिसके ऊपरी भाग का मुंह से काटना था, है कि नहीं भाई? तो जो हमारे हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही बेकार चीज था, इसलिए सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के विद्रोह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? फॉर्मस्टन था। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा, उसका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन 1 प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन 2 डेनेव, ऑप्शन 3 सीरियस, ऑप्शन 4 बेल्टेग्लिउस। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य से सबसे नजदीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आइए हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बातें जानते हैं, जो कि हल्की सी बातें होंगी। देखिए, सबसे सूर्य के सबसे निकट का ग्रह मरकरी यानी कि बुध, उसके बाद वेनस, उसके बाद वेनस को क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, वरुण अरुण जिसे कहते हैं। ठीक है भाई, नेपच्यून सबसे दूर की ग्रह, मरकरी सबसे पास की ग्रह, चक्र जिसमें लगा हुआ है सत्रुन सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। तो वो भी क्या हो जाएगा? ये भाई कंफ्यूजन हमको लग रहा है, छोड़िए, इसमें थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है, तभी हम शनि या बृहस्पति में डाउट हमें फंस गया है, तो छोड़िए उसको भाई, हटाते हैं उसको। प्लूटो को हम किस ग्रह में बौना ग्रह साबित कर चुके हैं। ठीक है भाई, अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है सोलर सिस्टम में जिस पर हमारा क्या है? जीवन है, और बाकी सब ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। ठीक है, वेनस को, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी का बहन कहा जाता है। मंगल का डिमोस ऑफ फोबोस क्या उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह मून है। मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। आइए हम जानते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में छोटी सी बातें। प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक छोटा कम द्रव्यमान वाला तारा है जो सेंट्रोस के दक्षिणी नक्षत्र में सूर्य से लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, इस वस्तु की खोज यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी की खोज 1915 में रॉबर्ट इन्स ने की थी। यह सूर्य के सबसे निकट का ज्ञात तारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे चले भाई? अरे काहे घसा गए? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। मार फतेह गीत है भाई, यहाँ पर क्या है? मार फतेह गीत किसके पारंपरिक लोकगीत है? तो मेरे भाई मार फतेह गीत किसके पारंपरिक लोकगीत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन 2 बांग्लादेश, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 नेपाल। तो मार फतेह गीत किसके पारंपरिक लोकगीत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। मार फतेह गीत किसके पारंपरिक लोकगीत है? तो बांग्लादेश। आइए हम जानते हैं थोड़ा बहुत बांग्लादेश के बारे में कुछ और तथ्य। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में तो पिछला हम बहुत बातें जान गए, लेकिन थोड़ा बहुत और बातें जानते हैं जो कि उसके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह क्या है भाई? बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश का मैप है
बांग्लादेश का आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की जनवादी गणराज्य दक्षिण एशिया का एक देश है। यानी कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया का देश है जो 163 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाला दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का 8वां सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश, तो बांग्लादेश, जो इसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से भी एक बनाती है। बांग्लादेश भारत के साथ पश्चिम, उत्तर पूर्वी में, उत्तर और पूर्व में, भारत के साथ पश्चिम, उत्तर और पूर्व में सीमा साझा करती है। दक्षिण में म्यांमार और बंगाल की खाड़ी के साथ भूमि सीमा साझा करती है। यह क्रमशः उत्तर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा नेपाल और भूटान से और चीन से सिक्किम द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया गया है। ढाका जिसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो देश की आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृति का केंद्र भी है। इसका सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव बंदरगाह है, जो दूसरा बड़ा सबसे बड़ा शहर है। तो मेरे भाई बांग्लादेश के बारे में बहुत बातें आप आज जाने होंगे। इसका सबसे बड़ा बंदरगाह बांग्लादेश का चटगांव। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कराची बंदरगाह के बारे में क्वेश्चन पूछा कि सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह कौन था पाकिस्तान का, तो यहाँ पूछा है सबसे बड़ा बंदरगाह किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की। ऑप्शन 1 लुइस पास्चर, ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन 3 रॉबर्ट कोच, ऑप्शन 4 विलियम क्रुक्स। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आइए हम जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में कुछ तथ्य। किसके बारे में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। तो मेरे भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है किनका फोटो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी का है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 6 अगस्त 1881 में जन्म लिए और 11 मार्च 1955 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे एक स्कॉटिश चिकित्सक और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे, जिन्हें दुनिया के पहले व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया था। 1928 में उनकी खोज, जिसे बाद में पेनिसिलियम रूबेंस के साँचे से बेंजिल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी नाम दिया गया था, को बीमारी पर अब तक की सबसे बड़ी जीत के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि पेनिसिलिन की खोज बीमारी पर सबसे बड़ी जीत के रूप में इसे क्या किया गया, वर्णित किया गया है कि नहीं भाई। इस खोज के लिए उन्होंने हवार्ड फ्लोरे और रस्ट वेरिस जीन के साथ 1945 में फियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार साझा किया। यानी कि 1945 में उन्हें क्या मिला, साझा नोबेल पुरस्कार मिला। किसके साथ, हवार्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट बोरिस जेन के साथ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में भी बहुत सारी तथ्य जान चुके हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो मेरे भाई इससे आसान क्वेश्चन इस सीरीज में नहीं आया आज तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन 1 है 3 वर्ष, ऑप्शन 2 है 4 वर्ष, ऑप्शन 3 है 5 वर्ष, ऑप्शन 4 है 2 वर्ष। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। आइए हम जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में बहुत सारी तथ्य जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए ये हम तथ्य जानते हैं। पहले तो मेरे भाई रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जो भारत का संसद है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया है भारत को हम कितने भाग में बांटते हैं, स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, डिविजन्स होते हैं, यानी कि प्रमंडल्स होते हैं। प्रमंडल जो अधिक 5-7 जिलों का एक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमंडल कहते हैं, डिविजन्स कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद मेरा जिला होता है, उसके बाद जिला में ब्लॉक हो जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपैलिटीज होता है और सिटी काउंसिल्स होता है, जिसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को महानगर पालिका कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज को क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं, और सिटी काउंसिल्स को क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। ब्लॉक्स के अंतर्गत यानी कि तहसील के अंतर्गत गांव आते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर पालिका और नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड्स आते हैं। ठीक है भाई। तो ये आप स्ट्रक्चर जान गए भारत का, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है वो आप जान चुके हैं। आइए हम जानते हैं ग्राम पंचायत होता क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में कुछ बात। ग्राम पंचायत पंचायत राज संस्थाओं के निम्न स्तर है।
जिनका कानूनी अधिकार 1952 का 73वां संवैधानिक संशोधन है। यानी कि ग्राम पंचायत से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो 73वां। यह संवैधानिक संशोधन कब किया गया? 1992। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला तथ्य है, ठीक है, जो कि ग्रामीण स्थानीय सरकारों से संबंधित है। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे हम सरपंच कहते हैं, लेकिन बिहार में उसे क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, ठीक है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत का सचिव एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा पंचायत गतिविधियों की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। पंचायत का प्रमुख क्या होगा? सरपंच होगा या मुखिया होगा, ठीक है। लेकिन एक क्या होता है? सचिव भी होता है, जिसे सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वह गांव के कार्य को कार्य की क्या करे? देखभाल करे, देख रेख करे कि क्या क्या काम हो रहा है गांव में, ठीक है। ग्राम पंचायत भारतीय गांव में एक बुनियादी गांव शासी संस्थान है, ठीक है। यह भारत के जमीनी स्तर पर एक लोकतांत्रिक संरचना है। और डिटेल से हम इसके बारे में जान रहे हैं, ग्राम पंचायत के बारे में। जमीनी स्तर पर क्या है? एक लोकतांत्रिक संरचना है। यह एक राजनीतिक संस्थान है जो गांव के कैबिनेट के रूप में कार्य करता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सामान्य निकाय के रूप में कार्य करती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है कि नहीं भाई? भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। जिला स्तर, पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर नगर पालिका और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है भाई। अब आप इतनी बातें जान गए। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम पंचायत स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और किस गांव में यह हुआ था? ग्राम पंचायत की स्थापना कब किस गांव में हुई थी? तो नागौर, राजस्थान के नागौर गांव में 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुई थी? ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी। कहां पर? नागौर गांव में। तो मेरे भाई ग्राम पंचायत के बारे में आप परीक्षा से रिलेटेड सभी उपयोगी तथ्य जान चुके हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जिसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सगे संबंधी जितने भी हैं सभी को बताइएगा और जीवन में खूब जिसा लीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।